पेन दे दीजिए, पेन। हाँ, ये सारे रूम में था। अब देखिए, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। दोनों मेन कंसंट्रेट करेंगे इन दोनों पे, और एक लास्ट वाला पार्ट ये 6 and 7। ठीक है, वैसे अगर आपको ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गया तो हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है जो हर एक जगह लगे। ठीक, तो पहले इसको नोट कीजिए कि हमारे रिलेटिव मोशन में क्या क्या चीजें पढ़नी है।
अब देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखिए कि 2 डायमेंशन में जब भी हम लोग चीजें की एनालिसिस करेंगे तो सबसे पहले वेलोसिटी की कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे। फर्स्ट स्टेप, किसी भी क्वेश्चन को देख के आपको क्या करना है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालने हैं, ठीक। और उसके बाद अगर हम लोग याद करें, आगे मैंने कहा कि वीएबी का मतलब क्या है, वीए माइनस वीबी। इसको लास्ट टाइम बताया था, वीए प्लस माइनस और वीबी, ठीक है। इसमें लिखवाया था कि जब भी हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उल्टा करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, पार्टिकल की वेलोसिटी को कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हमें वीएबी निकालना है तो इसका मतलब जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करेंगे और दूसरे वाले में ऐड कर देंगे, ठीक। तो चलिए फर्स्ट हेडिंग डालिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पहले स्टेप लिख लीजिए, करना क्या है किसी भी क्वेश्चन में जो भी बताया। वेलोसिटी के कंपोनेंट्स निकालेंगे फर्स्ट स्टेप में, तो उसके बाद सेकंड स्टेप में जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करके दूसरे वाले में ऐड कर। अब देखिए, अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट है ए पॉइंट और ये कोई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। मैंने कहा कि ए पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। पॉइंट से लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के बारे में बात करना है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक कार है बी, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री, और यहाँ पे ए कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के बीच की इनिशियल डिस्टेंस है 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नोट कीजिए। देखिए, फाइंड shortest distance between, find shortest distance between A and B, and also find time, and also find time। हमें क्या करना है, ए और बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस भी निकालनी है, वो टाइम भी निकालना है जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आए तो मैं क्या करूँगा, पहले कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लूंगा, ठीक। अगर मैं इसके कंपोनेंट्स निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 50 sin 53 sin 37 sin 37 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, cos 37, ठीक है। तो आपने फर्स्ट स्टेप इसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू ए एनालिसिस करूं तो इसका मतलब ए को मैंने क्या कर दिया, रेस्ट पे, ठीक है। तो ए को आपने रेस्ट पे कर दिया, ए रेस्ट पे हो गया। अब मैंने क्या बताया था, जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे उसको उल्टा करेंगे, दूसरे में ऐड कर देंगे। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये हो जाएगा 10, इसमें ऐड करना है वीबी में, ठीक है। ये 10, ये 30, कितना हो जाएगा 40,
इस डायरेक्शन में इसका ए का कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 0 + 40 ये बी आ गया। ठीक है, तो बी के दो कंपोनेंट हैं 40 और 40, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा 40√2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ए को क्या लगेगा कि जो बी है वो इसके रिस्पेक्ट में एक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए तो रेस्ट पे आ गई और ये एक लाइन मिल गई। ठीक है, इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कौन सी होगी परपेंडिकुलर, तो मैंने यहां से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर, ये होगी मिनिमम डिस्टेंस। मेरे को डी निकालना है। ठीक, ये दो वेक्टर है 40 और 40। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 45। ठीक है, कोई से भी एंगल लेंगे, ये वाला एंगल अगर लें इसको मान लीजिए थीटा एंगल, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है 40 और बेस कौन सा है 40। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दी गई थी 50 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 50 पता है, ये 45 पता है, तो ये निकाल सकता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या लगाऊंगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस 50। तो देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई 50 sin 45। इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस आ गई 50/√2 किलोमीटर। आगे समझ में नोट कीजिए वाला, और कहीं पे डाउट है तो पूछिए। sin 37 की वैल्यू 3/5। ठीक है, देखिए कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए। गिवन 40 किलोमीटर निकाला ना कंपोनेंट्स, अभी कंपोनेंट्स निकाला ना। 50 sin 37 कितना होगा 50 cos 37 4/5। एक्सप्लेन करके लिखिए कैसे कैसे किया आपने, स्टेप्स पता होंगे मुझे कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, तो कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। आरएसएन में नोट कर लिया। अब हमें टाइम पता लगा कि टाइम कैसे निकालना। पहले सिंपल देख लीजिए कि बी को यहां से सी तक आने में, इसको सी नाम दे दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम कब हो रही है जब बी कहां पहुंच जा रहा है सी पे। ठीक है,
तो निकाल लीजिए बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ये कितनी स्पीड से चल रहा है 40√2 किलोमीटर पर आवर। मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी कि बीसी की वैल्यू कितनी, तभी तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूंगा। ठीक है, तो बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल cos थीटा लगाइए। cos थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नोट कर लीजिए। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू बेस, बेस कितना है बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 50। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/√2। तो टाइम कितना लगेगा पार्टिकल को बी से सी तक जाने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आगे सुनिए। कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए। हो गया, क्लियर है सभी को। मैंने कहा कि दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल को मैंने u1 स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल ऑफ θ1 और दूसरे पार्टिकल को थ्रो किया u2 स्पीड से एट एन एंगल ऑफ θ2। अगर मैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू u1 cos θ1 i कैप प्लस u1 sin θ1 j कैप। जिसके ये दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, इसको i और j के फॉर्म में लिख दिया। ठीक, उसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ b, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, u2 cos θ2 i कैप प्लस u2 sin θ2 j कैप। ठीक है, आपने इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। आगे मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, एक्सीलरेशन ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ ए आपको पता है कि पार्टिकल को जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं तो पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ ए की एक्सीलरेशन होता है, वो होता है ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो ए का एक्सीलरेशन कितना माइनस जी जे कैप। ठीक, उसी तरीके से बी का एक्सीलरेशन कितना है माइनस जी जे कैप। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू बी कर रहा हूँ। अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा तो यू ए बी, यू ए माइनस यू बी। ठीक है, इसको कीजिए वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या आएगा, ये माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा u1 cos θ1 माइनस u2 cos θ2 i कैप प्लस u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 j कैप। ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 0।
ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस जी जे कैप, ये भी माइनस जी जे कैप है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। ठीक, तो अगर एक्सीलरेशन 0 आ गया, इसका मतलब पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, मैंने कहा कि u1 cos थीटा 1 की वैल्यू है 4, मान लिया आपने, इससे कुछ ना कुछ तो न्यूमेरिक वैल्यू आ रही होगी ना, 4 10, इसे मैंने मान लिया 2 4 ऐसे करके वैल्यू आ रही है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मैंने कहा कि जो यूएबी की वैल्यू आ रही है, सपोज कर लिया कि यूएबी की वैल्यू आ रही है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये आ रही है वैल्यू। ठीक है, और एक्सीलरेशन क्या है, 0। पार्टिकल क्या कर, कैसे पाथ को मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, 2i कैप प्लस 3j कैप, एक्सीलरेशन है ही नहीं, और 2i कैप 3j कैप का मतलब क्या हो, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, ना ही अलोंग वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कहीं पे। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर यूएवी की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप है, इसका मतलब पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं किसी भी एक प्रोजेक्टाइल पे बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखता हूँ, तो वो हमेशा मेरे को स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर कंक्लूजन लिखवा रहा हूँ। नोट कर लिया, हो गया नोट, लिखिए कंक्लूजन, लिखिए क्या है, एनालिसिस ऑफ वन प्रोजेक्टाइल, analysis of one projectile with respect to another projectile, analysis of one projectile with respect to another projectile is always a straight line, is always a straight line. ठीक है, अगर एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के अगर मैं दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखूंगा तो वो हमेशा मेरे को स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक, अब जैसे कि इसमें छोटा पार्ट मैंने पूछा कि आप क्या करें, एक प्रोजेक्टाइल के एनालिसिस दूसरे के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और मैंने कहा कि जो पार्टिकल का मोशन है
वो अलोंग पाई एक्सिस, इसकी कंडीशन क्या होगी? अगर मैं ए की एनालिसिस विद रेस्पेक्ट टू बी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने कहा कि ए को क्या लग रहा है कि जो बी पार्टिकल है वह अलोंग वाई एक्सिस मूव कर रहा है। लग सकता है ना, स्ट्रेट लाइन तो कहीं भी हो सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, ठीक। तो मैंने कहा कि ए को क्या लग रहा है कि बी पार्टिकल कहाँ पे मूव कर रहा है? अलोंग वाई एक्सिस। तो कंडीशन क्या होगी? आई वाला जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई वाला जीरो हो जाएगा, इसका मतलब u1 cos थीटा 1 इक्वल टू u2 cos थीटा, खत्म, ठीक है। देख लीजिए अपने वर्डिंग में। With respect to one projectile particle is moving along y-axis, then u1 cos theta 1 should be equal to u2 cos theta 2. अगर एक प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में दूसरा प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो उसकी कंडीशन क्या होगी? आई कंपोनेंट आपका क्या होना चाहिए? जीरो। ठीक है, इसी में सेकंड पार्ट, मैंने कहा कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के मैं दूसरे पार्टिकल को देखता हूँ तो मेरे को एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करता हुआ नजर, तो कौन सा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा? ये भी लिखिए। अगर मैं कह रहा हूँ ए के रेस्पेक्ट में जो बी है वो अलोंग एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब जे कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जीरो। देखो ये नजर आ रहा है कि बी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, सी वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, बस इक्वल जीरो कर दी। तो क्या कंडीशन आ जाएगी? 1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू sin थीटा। नोट कर लिया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे ए पार्टिकल को मैंने इस डायरेक्शन में थ्रो किया और बी पार्टिकल मैंने इस डायरेक्शन में थ्रो किया, ठीक। तो ये हो सकता है ना कि दोनों पार्टिकल एयर में कोलाइड कर जाए, ठीक है। तो हमसे यही कंडीशन पूछी गई है, फाइंड यू so that both particles collide in air. Find u so that both particles collide in air. फर्स्ट स्टेप, आंख बंद करके तुरंत पहले कंपोनेंट्स निकाल लीजिए, पहला स्टेप कभी नहीं भूलना।
कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए ए और बी। ट्रायंगल को हमेशा याद रखिए, पहले भी बता चुका हूँ। कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कीजिए दोनों वेलोसिटी को। कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, u cos 53। cos 53 की वैल्यू 3/5, ये हो जाएगा 3/5 u। और ये कितना हो जाएगा sin वाले की 4/5 u। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे आ जाइए 50 cos 53। cos 53 की वैल्यू, अच्छा दोनों 53 ले लिया मैं। ठीक है, चलिए तो 3/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कीजिए, चाहे ए के रेस्पेक्ट में कीजिए या बी के रेस्पेक्ट में कीजिए, तो आपकी मर्जी। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मैं विथ रेस्पेक्ट टू ए कर रहा हूँ, तो अगर मैं ए के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करूंगा इसका मतलब ए को मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेस्ट पे। तो ए को आपने रेस्ट पे कर दिया, ए आपका रेस्ट पे आ गया। अब जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करेंगे उसको उल्टा करके दूसरे में ऐड कर देंगे। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा 3/5 u। बी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 30, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो सिंपल ऐड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 30 प्लस 3/5 u। क्यों 30 लेंगे, ये 30 कैसे है? पिछले बार आपने जब लिया था तो वो 10 लिया था, उसके सामने वाला भी 10 लिया था। अरे इसको उल्टा किया है, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा था, बी के रेस्पेक्ट में, सॉरी ए के रेस्पेक्ट में। तो मैं जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस को उसको उल्टा करूंगा और दूसरे में ऐड कर दूंगा। तो इसको उल्टा किया तो 10 और ये 30 40 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए को उल्टा किया और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो सिंपल ऐड हो जाएगा। ठीक, इसको उल्टा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा 4/5 ये, और ये कहाँ है ऊपर की तरफ, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो साइन वगैरह चेंज नहीं है, क्यों दिमाग लगा, उल्टा कर दिया तो साइन ऑलरेडी कर दिया, तो ये माइनस भी का मतलब ये होगा डायरेक्शन चेंज कर दिया। आगे समझिए। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा, ए तो रेस्ट पे है, अगर बी को इससे टकराना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे को यहाँ से कोई चीज थ्रो करनी है और आपको हिट करना है, तो मैं तो आप ही के डायरेक्शन की तरफ ऐसे करके थ्रो करूंगा ना। अगर आप गन से फायर करते हैं तो अगर कोई सामने बंदा है तो उसकी तरफ डायरेक्शन रखते हैं गन का, ये तो नहीं कि ऊपर फायर करते हैं। ठीक, तो अगर मेरे को किसी को हिट करना है तो मैं उसी के डायरेक्शन में हिट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी को ए से टकराना है तो कौन सा कंपोनेंट 0 होना चाहिए, वर्टिकल, खत्म। ठीक है, बी से
अगर ए को बी से टकराना है तो इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए ना बी, तो ए तो रेस्ट पे है, ए तो रुका हुआ है, रिलेटिव में सोचिए ए अगर रेस्ट पे है और बी को उससे टकराना है तो बी तो सीधे जाके टकराएगा ना उससे, ठीक है। इसका मतलब कौन सा कॉम्पोनेंट जीरो होना चाहिए, वर्टिकल। अगर इसको मैं जीरो कर दूं तो यहां से देखिए 40 इज इक्वल टू 4u/5, 10 हो गया, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड। आगे समझिए, तो आपने u की वैल्यू निकाल ली। रिलेटिव मोशन देखिए क्वेश्चन को बहुत इजी कर दे रहा है, अगर इसी को वैसे कॉन्सेप्ट से करना हो तो लेंदी हो जाता। अगर वैसे करना हो तो हम लोग क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए ने मूव की होगी उतनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बी ने मूव की होगी, उस टाइम पे हम लोग दोनों के एक्स निकालते और दोनों के इक्वेट करते, क्वाड्रेटिक बनते, उसको जाके सॉल्व। ये कॉन्सेप्ट जरूर लिख लीजिएगा, इसको जीरो क्यों किया, क्योंकि अगर बी को इससे टकराना है तो बी का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, ए की तरफ। अगर बी का डायरेक्शन ए की तरफ होना चाहिए, इसका मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिए कि कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्यों सॉल्व कर रहे हैं। नोट कर लिया। अगर मेरे को टाइम फाइंड आउट करना हो कि कितने टाइम में टकरा, लिखिए सेकंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड टाइम व्हेन दे कोलाइड, ऑल्सो फाइंड टाइम व्हेन दे कोलाइड। इसका मतलब सिंपल टाइम निकालना है, इसका मतलब बी को ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी की हुई है, 100 मीटर। तो यहाँ पे अगर मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कौन सी है, इतनी स्पीड से तो चल रहा ही है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, टाइम आ गया। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल में ज्यादातर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से पूछते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये रिवर है जो कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वी स्पीड से, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो मैं क्या लिखूंगा, वीबी माइनस वी आर, ये कॉन्सेप्ट है बोट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक। तो आपने ये लिखा वीबी आर इज इक्वल टू वीबी माइनस वी आर, ठीक। अभी हमें क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि कौन सा डेटा गिवन है, ठीक है। तो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या चीजें चेंज नहीं होती, जैसे कि हम लोग मैथ्स में करते थे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ठीक है।
अब इसको समझने का तरीका, मैंने कहा कि जो रिवर की स्पीड है, रिवर की स्पीड आपने मान ली 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। और क्वेश्चन में कहा कि डाउन स्ट्रीम में जब बोट जा रहा है तो जो ग्राउंड पे खड़ा है, जो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, तो ग्राउंड पे जो खड़ा है वो क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में इसको कितनी स्पीड नजर आ रही है, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा कि जो ग्राउंड पे खड़ा है वो बोट को देख रहा है, ठीक है, बोट मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। तो इसने जब इसको देखा तो इसने कहा कि इसको स्पीड कितनी नजर आ रही है इसकी, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मैंने कहा कि विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बात करें, ठीक है। अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बात कर रहा हूं तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 10, 12 माइनस 2, ठीक। अब मान लीजिए कि बोट इस डायरेक्शन में मूव कर, ठीक है, रिवर तो इस डायरेक्शन में है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब इसको कितनी नजर आएगी, नहीं थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए रिवर नहीं होता, ठीक है, अगर रिवर नहीं होता तो बोट को एक व्हीकल मान लीजिए कार है, ठीक, तो कार की कांस्टेंट स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। रिवर नहीं है, कार सिंपल हाईवे पे चल सकता है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। अब हम लोग अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करें, ठीक। 10 मीटर पर सेकेंड तो इसकी ओरिजिनल स्पीड है। अगर रिवर मूव नहीं कर रहा है, मतलब कि सिंपल ये क्या कर रहा है, हाईवे पे रन कर रहा है, कार है, ठीक। तो हाईवे पे जब ये रन कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने कहा कि डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 + 2 12, ठीक है। अब मैंने कहा अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कार इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आगे चलेगा, रिवर इसको थोड़ा पीछे भी लेकर आएगा, ठीक है। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 - 2 8। लेकिन किसमें चेंज नहीं आया, बोट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू रिवर में चेंज नहीं आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, और मैं तो कह रहा हूँ 90% फैकल्टी को भी कंफ्यूजन है, वो टॉपिक ही छोड़ देता, 2 फॉर्मूले लिखवा था आगे बढ़ जाता था। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, चाहे वो अप स्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, वो चेंज नहीं होती। कॉन्सेप्ट मेरे को ये समझाना है, वो आपकी अप स्ट्रीम हो या डाउन स्ट्रीम हो, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर चेंज नहीं होती, ठीक है। कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो सिर्फ इसको चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल मान लीजिए ये बोट है, इसकी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड, ठीक है। अब ये रिवर पे एक बंदा खड़ा है, ठीक। ये पहले बोट क्या था, रोड पे मूव कर रहा था, ठीक है, रोड पे मूव कर रहा था, रोड तो रुका हुआ है, ठीक। तो रोड के रेस्पेक्ट में बोट की स्पीड बताई गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या किया, बोट को किस में डाल दिया, पानी में, ठीक है। अब बोट मूव कर रहा है, ये बंदा खड़ा है रिवर में, ठीक है। एनालिसिस को समझिए, रिलेटिव कैसे कॉन्सेप्ट को समझाता है। मैं अगर ये बोट अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये सिंपल रोड है, ठीक। तो बोट यहाँ से मूव कर, मैं खड़े होकर देख रहा हूँ, ठीक है। ये बोट यहाँ से मूव किया, मैंने कहा कि इसकी जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। मैंने अपने रेस्पेक्ट में एनालिसिस की ना, अपने रेस्पेक्ट में एनालिसिस की, इसका मतलब मैंने अपने आप को क्या किया, रेस्पेक्ट, ठीक है। अब बोट को पानी में डाल दिया, अब मैं भी पानी में उतर गया, ठीक है। पानी आगे आगे चल रहा है तो मैं भी पानी के साथ आगे आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बोट को, इसका मतलब मैं अपने आप को फिर से रेस्ट पे ले आया, ठीक है। मैं फिर से रेस्ट पे होऊंगा तो मेरे को बोट कितनी स्पीड से मूव करते हुए नजर आएगी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो भले ही अप स्ट्रीम हो या तो डाउन स्ट्रीम हो, दोनों केस में मैंने अपने आप को रेस्ट पे कर रहा हूँ ना, मेरे को बोट की स्पीड कहाँ चेंज होती हुई नजर आएगी, वो किसको चेंज होती हुई नजर आ रही है, जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको नजर आ रहा है कि डाउन स्ट्रीम में तो इसकी स्पीड 12 हो गई और अप स्ट्रीम में इसकी स्पीड 8 हो गई। मैथ्स में यही करते हैं 9th-10th क्लास में, यही करते थे ना, क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है। तो
अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि रिवर में खड़ा है, ठीक है, अगर उसके रेस्पेक्ट में बोट की स्पीड के बारे में बात करूं, चाहे वो अप स्ट्रीम मूव करे या तो डाउन स्ट्रीम मूव करे, दोनों केस में वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर क्या होती है? सेम। वो चेंज नहीं होती है। किसके रेस्पेक्ट में चेंज होती है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट। लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज कांस्टेंट, भले वो डाउन स्ट्रीम हो या अप स्ट्रीम हो। अंदर वाला अपने आप को रेस्ट पे मानता है, इसको तो नजर आ रहा है कि ये मैन आगे जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन में जो डेटा दिया रहता है उससे मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे को वीवी दिया है कि वीवीआर दिया हुआ है। वेलोसिटी और रिवर ये तो मैं तुरंत डेटा से पढ़ के पता लगा लेता हूं, उसमें लिखा रहता है वेलोसिटी और रिवर इज 10 मीटर पर सेकेंड, ये तो मेरे को पता चल गया। मेन कंफ्यूजन होते हैं वीवीआर और वीवी में कि गिवन क्या डेटा में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वीवीआर के बारे में बात करते हैं कि मेरे को क्वेश्चन को रीड करते हुए कैसे पता चले कि वीवीआर गिवन, ठीक है। पहला, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बोट, सिंपल ये लिखा हुआ है स्पीड ऑफ बोट इज 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या दिया हुआ है? वीवीआर। अभी मैंने बताया, ठीक है। सिंपल, अगर मैं किसी भी गाड़ी की स्पीड के बारे में बात करूं, रिवर में यही चीज चेंज हो जाती है। आप लोग हमेशा ग्राउंड पे रहने की आदत है, इसलिए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एनालिसिस करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर मेरे को बोट की स्पीड बतानी है तो मैं बोट में खड़े होकर बोट की स्पीड बताता हूँ कि एक्चुअल में बोट की स्पीड है क्या, ठीक है, कि वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, तो हमेशा वीवीआर गिवन होता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ स्पीड ऑफ बोट इज 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब वो क्या गिवन है? वीवीआर, ठीक है। सेकंड, अगर क्वेश्चन में लिख दिया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मैक्सिमम लोग कहेंगे ये तो वीवी गिवन है ना। मैक्सिमम ये 99% कहूंगा ये लिख दिया जैसे सेंटेंस मैंने कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दैट मींस वीवी इज गिवन, है ना। वीवीआर का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करते हैं वो क्या हो जाता है? रेस्ट पे। तो रिवर तो रेस्ट पे हो गया ना, रिवर रेस्ट पे हो गया, इसका मतलब स्टिल वाटर ही है वो। आगे समझ में? इसका मतलब अगर लिखा हुआ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर तो क्या गिवन है? वीवीआर गिवन है। नोट कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है। थर्ड, अगर कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ स्विमर और बोट tries to move at angle theta with respect to river। सिंपल क्वेश्चन में दिया है कि एक स्विमर है, वो 37 डिग्री में मूव करने की कोशिश कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्या गिवन है? वीवीआर, ठीक है।
सिंपल इससे भी पता लगा सकते हैं रिवर के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे वो जंप करने की कोशिश कर रहा है। ये रिवर के रेस्पेक्ट में जो बोटमैन है कितने एंगल पे अपने बोट को रो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो मेरे को वीवीआर देगा। तो इन 3 सेंटेंस से हम लोग पता लगाएंगे कि मेरे को गिवन क्या है। क्लियर है? सेम लिंक है, मैं कहाँ से व्हाट्सएप कर, वो तो ज्वाइन कर चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं वीवी, वेलोसिटी ऑफ बोट मेरे को कैसे पता चले। ठीक है, ये वीवी बोट को कौन देख रहा है, जो ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बोट यहां से स्टार्ट हुई और फाइनली यहां पहुंच गई। रिवर को क्रॉस करना था बोट। ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन गिव्स वीवी। ग्राउंड वाले को ही नजर आएगा ना कि बोट यहां से चला और वहां पे पहुंच गया, तो वो कहेगा कि बोट तो ऐसे गया। ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोट ऐसे जा, ग्राउंड वाला बंदा सिर्फ ये देखेगा इनिशियल पोजीशन क्या थी बोट की और फाइनल पोजीशन क्या थी, तो वो कहेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में तो बोट ऐसे गई। हो सकता है बोट ऐसे ना जा रही है, वो ऐसे जा रही है, पानी का बहाव उसको ऐसे करके आगे ले गया। नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? डिस्टेंस वाला वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वीवी है, ये नहीं करे कि ये वीवी दे रहा है मैग्नीट्यूड, इस डायरेक्शन में वीवी का डायरेक्शन ये, वेलोसिटी बोट का डायरेक्शन ये है। लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज द डायरेक्शन ऑफ वीवी। नोट कर लिए? एक क्वेश्चन लिखिए, एम्स में पूछा गया था 2009 में। A boat crosses a float. A boat crosses a float downstream. A boat crosses a float downstream. Full stop. After 1 hour of this event, it turns back and again crosses the float at a distance of 6 kilometer from first crossing. 6 kilometer from first crossing. Find velocity of river. Find velocity of river. देखिए फ्लोट का मतलब क्या है, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, एक मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैं लकड़ी के टुकड़े को रख दिया रिवर पे, तो ये तो इसके साथ ही फ्लोट करेगा ना। ठीक, तो ये फ्लोट है, मैं मान लीजिए बोट हूँ, मैंने इसको क्रॉस किया, ये रहेगा यहीं पे, ये फ्लो कर रहा है, मैं क्रॉस करते हुए आगे चला गया। 1 घंटे के बाद मैंने टर्न बैक लिया। ठीक, मैं वापस आया, लकड़ी का टुकड़ा मेरे को वापस मिला, मैंने फिर से इसको क्रॉस किया। ठीक, अब मैंने क्या कहा कि जब मैंने पहली बार इस फ्लोट को क्रॉस किया था तो 1 घंटे के बाद मैंने टर्न बैक लिया, मैं तो आगे चलता चला गया। ठीक है, तो फ्लोट यहाँ पे तो रहेगा नहीं, ये भी तो आगे फ्लोट करता जा रहा है। ठीक है, 1 घंटे के बाद हो सकता है यहाँ पे कहीं पहुंच चुका हो। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूँ, 1 घंटे के बाद मैंने टर्न बैक लिया,
मैं टर्न बैक ले रहा हूँ, ये भी आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ रहा है, फिर से मैंने क्रॉस किया। ठीक, तो क्या कहा गया, जब पहली बार क्रॉस किया था और जब दूसरी बार क्रॉस कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 6 किलोमीटर। तो रिवर की स्पीड क्या, लॉजिकल क्वेश्चन है, सभी चीजें जो बताई उसको ध्यान में रखेंगे तो एक लाइन का सोल्यूशन है, सिर्फ एक लाइन दे देगा आपको। सर 6 मीटर पर सेकेंड। सर ये 6 किलोमीटर कैसे डिस्टेंस था? फ्लोट को पहली बार जब क्रॉस किया और जब दूसरी बार क्रॉस करा तो फ्लोट आगे बढ़ चुका होगा, तो ये डिस्टेंस आपको दी गई। अच्छा, अभी मैंने बताया था कि जो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है वो चेंज नहीं होती, ना ही अप स्ट्रीम में ना ही डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो लॉजिकली सोचिए, अभी भूल जाइए फ्लोट को। ठीक है, मैं विथ रेस्पेक्ट टू रिवर बात करूँ, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोट बात करूँ, जितने स्पीड में रिवर फ्लो कर रहा होगा उतनी ही स्पीड में फ्लोट भी फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, फ्लोट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए फ्लोट को क्या करती है, रेस्पेक्ट मैं गया 10 मीटर पर सेकंड से, ये फ्लोट वहीं पर है। ठीक, 1 घंटे तक यहाँ पे पहुंचा, 1 घंटे के बाद मैंने फिर से टर्न बैक लिया, तो मेरे को वापस फ्लोट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे लगेगा ना, क्योंकि मेरी स्पीड कांस्टेंट है, मैं तो अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूँ और मेरे को उसी पोजीशन पे वापस पहुंचना है। ठीक है, क्योंकि मेरी स्पीड कौन सी है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर है, वो चेंज नहीं होती है। ठीक, तो अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोट के बारे में बात करूं तो फ्लोट को आपने रेस्पेक्ट करती है, फ्लोट यहीं पर है, मैं क्या, ठीक, वो उसी पोजीशन पे था। ठीक, 1 घंटे के बाद मैंने फिर से वापस टर्न बैक लिया, फिर मैं वापस यहाँ पे पहुंचा, तो ये जाने में 1 घंटा लगा, तो वापस इसी पोजीशन पे आने में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, क्योंकि मेरी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक, लेकिन मेरे को, मैं वापस फ्लोट पे कब पहुंचा, 2 घंटे के बाद। पहली बार जब क्रॉस किया और जब दूसरी बार क्रॉस कर रहा हूँ तो फ्लोट पे कब पहुंचा दोबारा, 2 घंटे के बाद। लेकिन फ्लोट यहाँ पे तो था नहीं, फ्लोट तो आगे मूव कर गया। ठीक है, मैंने कहा कि फ्लोट आपका x मीटर पर सेकंड से चलता है। ठीक है, फ्लोट कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 किलोमीटर, कितनी देर में, 2 घंटे में। ठीक है, अरे 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में, तभी तो मैं बोट फ्लोट तक पहुंचा हूँ। ठीक है, तो 2 घंटे में ये यहाँ से यहाँ तक गया, और इसकी डिस्टेंस कितनी दी है, 6, तो 6/2, 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा होगा, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आया समझ, लिख लीजिए। किसके रेस्पेक्ट में डिस्कस कर, तो फ्लोट कहाँ पे है, फ्लोट वहीं पर है। अरे तो दोनों चीजें सोचनी पड़ेंगी ना मेरे को, यही तो मैं बता रहा हूँ, विथ रेस्पेक्ट टू फ्लोट, मतलब कि विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, मतलब कि इसको मैंने क्या कर दिया, रेस्ट, ये तो यहीं पर है ना, मैं गया घूमते हुए गया, 1 घंटे के बाद फिर से वापस आया, मेरी स्पीड कांस्टेंट है, तो जितना जाने में टाइम लगेगा उतना ही वापस आने में लगेगा। मैं 2 घंटे के बाद इस पे पास पहुंच गया, मेरे को टाइम पता चल गया कि 2 घंटे लगेंगे मेरे को बोट फ्लोट को 2 बार क्रॉस करने में। ठीक है, लेकिन फ्लोट तो यहाँ पे है नहीं, वो तो 2 घंटे में यहाँ तक पहुंच गया, तो स्पीड कितनी लगी होगी, 6/2,
लिखे लिखे एक्सप्लेनेशन लिखे, आंसर तो एक लाइन का। हो गया? चलिए ठीक है, फिर आप तो चले इन लोगों के डाउट सेशन लूंगा। सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 48। मैंने कहा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं सर्कल में। पार्टिकल ए पोजीशन पे है तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, बी पे ये होगा, सी पे ये होगा और डी पे इस डायरेक्शन, यही है ना? ये अच्छा क्लॉकवाइज। अब आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है? तो विथ रिस्पेक्ट टू बी हमेशा क्या बताया था कि जिसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है उसको उल्टा करके दूसरे में ऐड कर देना, ठीक है? तो मेरे को तो वी ए भी करना है, मतलब कि वी ए माइनस बी, ठीक? तो वी बी इस डायरेक्शन में, इसको उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, है ना? इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो पहले ये आ गया आंसर वी ए बी, ठीक है? उसके बाद ए इस डायरेक्शन में। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है? सी के रेस्पेक्ट में। सी को उल्टा करूंगा, सी को उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन में, सी भी इसी डायरेक्शन में आ गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा? बी ए सी, यही होगा ना, ठीक? उसके बाद
डी के रेस्पेक्ट में, तो डी के रेस्पेक्ट में बात करें, ये ए है, ठीक, डी को उल्टा कीजिए, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में चला गया डी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, डी ए डी। आगे अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। आगे से में देख लीजिए ध्यान से, नहीं है, कहाँ पे नहीं आया, बी बी जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करें उसको उल्टा कीजिए और ऐड कर दीजिए। बी किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, इसको उल्टा करेंगे तो क्या चल जाएगा, इस डायरेक्शन में, बी तो इस डायरेक्शन में हो गया और ए इस डायरेक्शन में था, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आगे समझे। सर 30 क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। ये नोट कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका मैक्सिमम रेंज, रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो, 45 डिग्री। तो मेरे को कल एक फॉर्मूला हम लोग ने लिखा एच और आर के बीच में रिलेशन क्या था, हाँ, एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, याद है, 4 था, ठीक है, जो भी है 1/4, ठीक है। तो एच और आर के बीच में कल एक रिलेशन निकाला, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि रेंज आर मैक्स आपको दिया हुआ है, आर मैक्स कितना है 400, तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 45, तो यहां से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1045, तो 1 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे को पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही हो, मिनिमम। पार्टिकल की वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पे होती है, मैक्सिमम हाइट पे, क्योंकि वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाती है 0। तो मैक्सिमम हाइट पे अगर मैं पार्टिकल की बात करूं, ये है, ये कितना हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा h, तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया r/2 h ना, ठीक है। तो r/2 का मतलब कितना हो गया 200 और h की वैल्यू 100, तो 200, 100 और 37। ये तो क्वेश्चन बता दिया था, मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ उसी में डाउट आ जाता है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए x1 x2 के टर्म में y लिखना है, ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये मान लीजिए y है, ये x1 दिया हुआ है और ये x2 है, पार्टिकल को थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया जिसका वेलोसिटी u, ठीक। तो हमने x और r के बीच में रिलेशन निकाला, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। x हमेशा कहाँ से मेजर किया जाता है, ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब इसके टर्म में लिख दीजिए, x की वैल्यू क्या हो गई x1, ठीक है, तो x की वैल्यू x1 tan थीटा 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाय r कितना है, बस सॉल्व कर दीजिए आगे। और 52, रेडियस और कर्वेचर अभी सर्कल पढ़ेंगे उसके बाद बताऊं।
सर सेक्शन बी 4th क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, पहले ये बता दे। रेन ड्रॉप अभी करेंगे, बचा हुआ है ना, तो सिर्फ रिवर बॉडी स्टार्ट किया अभी। अभी किया कहाँ है, अभी तो चल ही रहा है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट किया। सेक्शन बी का सेकंड। देखिए सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन, हम लोगों ने एक पॉइंट लिखवाया था एक क्वेश्चन कि जैसे कि मैंने कहा कि ये पार्टिकल है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है। स्लोप, स्लोप का मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है। तो टेंजेंट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस किसका, वेलोसिटी का, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी के तो कंपोनेंट निकलेंगे यहाँ से, ये vx ये vy, इसी तरीके से यहाँ पे vx ये vy, ठीक है, ये vx ये vy, ठीक। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ, tan अल्फा मान लीजिए स्लोप है, हर एक पे अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vy डिवाइडेड बाय vx। vy क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे vy की वैल्यू क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 18, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू u प्लस 80, u कितना है, u sin थीटा माइनस gt, और vx तो हमेशा सेम होता है, u cos थीटा। इसको सिंपलीफाई किया, tan अल्फा का मतलब क्या है, स्लोप। ये तो क्वेश्चन पूछा है कि स्लोप और किसके बीच में बनाना है ग्राफ, टाइम के बीच में, ठीक है। तो m आ गया, m इज इक्वल टू u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, tan थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय u cos थीटा। आगे मैंने कहा कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो थीटा चेंज होगा क्या टाइम के रिस्पेक्ट में, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री दे दिया, तो 45 डिग्री तो कभी चेंज नहीं होने वाला, तो मतलब कि tan थीटा ये क्या हो गया, कांस्टेंट, g अपॉन u cos थीटा ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, मैं इस कांस्टेंट को a मान रहा हूँ tan थीटा को, और ये कांस्टेंट को b मान रहा हूँ, ये तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप क्या है, माइनस है, t का कोफिशिएंट देखिए माइनस है, इसलिए कैसा होगा, m और t के बीच में ग्राफ खत्म, नोट कर लीजिए। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी,
मेरे को रेंज दिया हुआ है, r इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g, और h इज इक्वल टू क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। मेरे को इन दोनों को यूज कर u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगर मैं जितने भी ऑप्शन देखूं कहीं पे भी थीटा नहीं आ रहा, मतलब कि थीटा को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूं, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2gh डिवाइडेड बाय u स्क्वायर अंडर रूट, ये आ जाएगा साइन थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g, साइन थीटा की वैल्यू ये 2gh डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, करके देखिए अभी। तुझे सॉल्व कीजिए बैठिए मत। सिंप्लीफाई करना और आपको u की वैल्यू निकालनी है। अंडर रूट आ रहा है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर दीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन Sir, fifth one. हो गया सॉल्व ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो मेरे को तो सिंपल पता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है dy डिवाइडेड बाय dx किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है। मेरे को पहली कंडीशन दी है कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है 45 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा tan 45 इज इक्वल टू by को क्या लिखूंगा u sin थीटा माइनस gt, t की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाय dx u cos थीटा। तो ये देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आ गई u sin थीटा माइनस g इज इक्वल टू u cos थीटा, एक रिलेशन आ गया, ठीक है। और एक और कंडीशन दी हुई है स्पीड इज मिनिमम 2 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। स्पीड मिनिमम कहाँ पे होती है मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे स्पीड क्या होती है मिनिमम, ठीक है। अगर स्पीड यहाँ पे मिनिमम है 2 सेकेंड के बाद, इसका मतलब यहाँ पे tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट 0 हो गया
वर्टिकल, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड py इज इक्वल टू 0, तो u sin थीटा माइनस g इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो u sin थीटा इज इक्वल टू 2g, है ना। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन याद कीजिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या लिखवाया था, tan थीटा इज इक्वल टू uy डिवाइडेड बाय ux, uy का मतलब क्या हो गया, u sin थीटा डिवाइडेड बाय u cos थीटा, u sin थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 2g, u cos थीटा अगर इसकी वैल्यू 2g है तो 2g माइनस g 2 आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 2। आगे समझे, नोट कीजिए। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं बताया, और देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जनरल कर, मैंने कहा कि ये आपकी v1 स्पीड है और ये आपकी v2 है, ठीक है। मेरे से पूछा गया फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी मैंने कहा कि दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v2 माइनस v1, ठीक है। अगर मैं v2 माइनस v1 करूं, मैं इसको जोड़ देता हूं, वेक्टर एडिशन कीजिए, ये होगा ना, तो डेल्टा v क्या आ गया, v2 माइनस v1, देखिए ये चीज आ रही है, ठीक। तो अगर मेरे को यहाँ पे v2 माइनस v1 करना है, मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड d माना है, दोनों का मैग्नीट्यूड d है, एक जनरलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रही है। तो अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये तो वेक्टर का सबट्रैक्शन हो रहा है, वेक्टर का सबट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड इसका कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2 cos थीटा, ये होता है ना फॉर्मूला। v1 की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर, v2 की वैल्यू कितनी है v स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा, तो यहाँ से 2v स्क्वायर कॉमन आ गया, तब बचेगा 1 माइनस cos थीटा। ये क्वेश्चन करवाया मैंने, फॉर्मूला फॉर्मूला निकलवाया था ना, यही क्वेश्चन तो है 14,
ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टिकल पहले 6 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कुछ टाइम के बाद, कितने टाइम के बाद, 6 सेकंड, ठीक है, आफ्टर 6 सेकंड ये कहाँ मूव करता हुआ नजर आ रहा है, इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड। ये कितना एंगल मूव कर गया, 60। इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2v sin थीटा बाई 2 मतलब sin 30, तो 2v sin 30 की वैल्यू 1/2। तो ये कितना आ गया v की वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड, मतलब कि डेल्टा v का मैग्नीट्यूड आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन क्या होता है, आगे समझें। चलिए अब कल आज मैं 5 मिनट का फिर दूसरी क्लास, ठीक है। वो तो लग रहा है सभी क्वेश्चन मैंने ही करवा दिए, ऐसा नहीं।